नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज जो है वो वेक्टर का लेक्चर नंबर 3। ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या बात किया था इसके बारे में पहले लेक्चर नंबर 2 में क्या बात किया था इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो लेक्चर 2 में हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर करके जो टॉपिक था उसको पढ़ा था और मैंने बोला था कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर और एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर है ना, उसको हम कहाँ पे बताएंगे, लेक्चर नंबर 3 में बताएंगे है ना। कोशिश करना चाह रहा था कि लेक्चर नंबर 2 में ही कर लें, लेकिन वो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि लेक्चर नंबर 3 में बात करूँगा। ठीक है ना। तो चलिए आज जो है वो वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 में एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर पढ़ेंगे और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो लिखिए एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, जो टॉपिक है उसको दीजिए। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पॉलीगॉन, लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी बोलते हैं। ठीक है ना। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वेक्टर रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है ना। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ सम वेक्टर्स आर represented by sides of polygon in same order then their resultant वेक्टर्स, इसका मतलब हम समझाएंगे, पहले इस स्टेटमेंट को लिखा दें उसके बाद। रिजल्टेंट वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन in the opposite order। बोल रहा है कि जो पॉलीगॉन जैसा रहता है उसी तरीके से रहेगा है ना, सारा उसका जो वेक्टर है जो अरेंज रहेगा, लेकिन जो अब रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा है ना। तो ट्रायंगल लॉ में भी वही होता था। ट्रायंगल लॉ में क्या होता था बताइए, एक ए वेक्टर लेते थे, इसी के सेम ऑर्डर में लेते थे बी वेक्टर, बट जो रिजल्टेंट होता था वो होना चाहिए कैसे, इस तरीके से, पर नहीं, हम लोग इस सेम ऑर्डर में नहीं लेते थे जिस तरीके से चल रहा, अपोजिट ऑर्डर में लेते थे। कैसा लेते थे, अपोजिट ऑर्डर में, मतलब कि इधर की ओर कर देते थे हेड है ना। देखिए ये टेल है, ये हेड है, यहाँ पर टेल है बी वेक्टर का और यहाँ पे हेड है, और होना चाहिए क्या, यहाँ पर टेल होना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर का, लेकिन नहीं होता है। क्या होता है, इन द अपोजिट ऑर्डर में होता है। ठीक है ना। क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर में होता है। तो इसी तरीके से पॉलीगॉन में कैसा होता है ना, उसको भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है ना। तो जैसे देखिए अगर मान लिए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर और ये है डी वेक्टर। ठीक है, देख लीजिए, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये क्या है, डी वेक्टर है। ठीक है ना। तो अब देखिए सबसे पहले हम आपको बताए थे क्या, शिफ्टिंग, याद है, शिफ्टिंग बताए थे ना। शिफ्ट करते हैं कैसे वेक्टर को, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए अगर हम एक वेक्टर को दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग बोलते हैं। तो ये ए वेक्टर है, इसको इधर लेकर के जा रहा है। ठीक है। ये बी वेक्टर है, इसको इधर लेके जा रहा है। देखिए ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है। देखिए उसी तरीके से अरेंज है, ना ही तो मैग्नीट्यूड में चेंज किया है और ना ही डायरेक्शन में चेंज किया है। बी वेक्टर है,
सी वेक्टर है देखिए और डी वेक्टर है, तो सी वेक्टर को पहले लेकर के जाते हैं, सी वेक्टर को इस तरीके से लेकर के जाते हैं, देखिए ना ही मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन को चेंज करना सी वेक्टर। अब बताइए डी वेक्टर होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से। आप देख रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, सारा वेक्टर को एक अरेंज करके लेकर के गए हैं कि नहीं गए हैं, एक ही तरीके से अरेंज करके टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड। बट क्या बोल रहा है कि बट देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन इन द अपोजिट ऑर्डर। कहने का मतलब कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आ करके ये पॉलीगॉन को क्लोज तो कर देगा बट इन द अपोजिट ऑर्डर। क्या करेगा, इन द अपोजिट ऑर्डर, मतलब कि होना चाहिए कैसा, टेल टू हेड, क्योंकि सारा अरेंज कर रहे हैं किस चीज में, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, बट देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन इन द अपोजिट ऑर्डर, इन द अपोजिट ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा। देखिए क्लोज कर दिया, ये क्या बन गया, एक पॉलीगॉन बन गया। क्या बन गया, एक पॉलीगॉन बन गया। तो अगर इस तरीके से वेक्टर दिया हुआ रहे और बोले कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आगे हम बात करेंगे, आगे चलकर के काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर आएगा, उसमें एक क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें हम बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसलिए थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देते हैं इसमें, है ना, थोड़ा बहुत क्या करते हैं आपको हिंट दे देते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब ये निकल गया, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर से हम r इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो ट्राइंगल ऑफ एडिशन होता था, अब बाई अंडर रूट उसको करते थे, r इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट करके जो हम लोग निकालते थे, हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर, उससे ये निकाल लेंगे। और जब ये निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा तो ये वेक्टर एक हो जाएगा, फिर आगे अलग से इसको सॉल्व करने के लिए ये एक वेक्टर हो जाएगा और ये वेक्टर हो जाएगा, और एक इधर से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। जब ये पता हो जाएगा r इसके वजह से, तो इसको और ये दिया हुआ रहेगा, तो ये और ये दिया हुआ रहेगा, तो ये निकाल लेंगे। और जब ये दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम गलती कर दी, यहाँ पर अपोजिट ऑर्डर में देना है तो हम इसको इसी अरेंज करके दे दिए, जो कि गलत हो गया है, ठीक है ना। अपोजिट ऑर्डर में जाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इधर की ओर, देखिए सब है ना, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, लेकिन होना चाहिए क्या, अपोजिट ऑर्डर में। क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या है, अपोजिट ऑर्डर में, देखिए सब अरेंज हो रहा है इस तरीके से, और ये देखिए अपोजिट है, तो यही बोल रहा था अपोजिट ऑर्डर, है ना। समझा दिए पर लिखाते वक्त गड़बड़ा गए, है ना। तो देखिए अब ये निकल गया, ये और इससे ये निकल गया बाय ट्राइंगल ऑफ एडिशन। उसके बाद अगर ये निकल गया तो ये और ये से फिर ये निकल जाएगा, है ना। आर वेक्टर और सी वेक्टर को मान लेंगे क्या चीज़, ए वेक्टर बी वेक्टर करके, और ये रिजल्टेंट निकाल लेंगे। जब ये निकल गया तो अब ये तीनों वेक्टर में देखेंगे ये और ये दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा। समझ में आया कैसे निकालना है, जो स्टेप बाय स्टेप करके लॉ ऑफ पॉलीगॉन का निकालना होता है। लगाना तो हमको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, एक बार ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, फिर एक बार ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, फिर थर्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ पॉलीगॉन। इसको हम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाएंगे वो काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में करवाएंगे, ठीक है। एक बार के लिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि अगर सर कि अगर सारे वेक्टर को अगर एक ही कर दे, तो एक ही मैनर में रख दे, तो है ना, सीरियल मैनर में रखते जाए, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, और रिजल्टेंट वेक्टर को भी क्या कर दें, टेल टू हेड ही रख दें। क्या करें, रिजल्टेंट वेक्टर को भी टेल टू हेड ही रख दें, तब क्या होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। If in a polygon, in a polygon, in a polygon, if all the vectors taken in, if all the vectors
taken in same order are such that the head of the last vector ठीक है, the head of the last vector coincides with the tail of the first vector। एक बार लिखने दीजिए, फिर आपको हम समझा देंगे, ठीक है ना। टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर देन देयर रिजल्टेंट इज अ नल वेक्टर, ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट इज अ नल वेक्टर। जैसे कि बोलना चाह रहा है क्या ये कि सारा जो वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर को भी क्या करें, अगर इसी अरेंज करके रख दें, मतलब बोल रहा है कि सेम ऑर्डर आर सच दैट द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये क्या है, लास्ट वेक्टर है, इसका हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर कोइंसाइड्स, मतलब मिल रहा है किसके साथ, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये क्या है, टेल है फर्स्ट वेक्टर के, और ये क्या है, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो हेड ऑफ लास्ट वेक्टर अगर कोइंसाइड कर रहा है टेल ऑफ लास्ट फर्स्ट वेक्टर से, अगर हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से कोइंसाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा उसका, जीरो। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर सीरियली अरेंज कर दिए, सब वेक्टर को सीरियली अरेंज कर देंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। लेकिन अगर सेम कर रहे हैं और रिजल्टेंट को क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, तो आंसर आएगा, जीरो नहीं आएगा। यही बोलना चाह रहा है, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए, ऊपर वाला नोट हो गया होगा अभी तक। है ना, इसको पॉज करके आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और है पॉलीगॉन में, उसके बाद फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पर चलेंगे। बोल रहा है कि अगर ठीक है ना, अगर बहुत सारे कोप्लानर वेक्टर अगर इक्वल एंगल पे अगर अरेंज रहे तो भी क्या हो जाएगा, अगर देखिए इस तरीके से अरेंज रहे, पॉलीगॉन हेक्सागोन कर देना, ठीक है, इस तरीके से रहे, सब क्या रहे, एंगल जो है सबका मान लीजिए थीटा है, कितना है, थीटा है, थीटा है, ठीक है ना, कितना है, थीटा है। तो इस केस में जो उसका रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, जो आर वेक्टर होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। अगर ठीक है, इस केस में जो ये आर वेक्टर होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, कितना होगा, जीरो वेक्टर होगा। सी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये ई वेक्टर, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। सॉल्व करिएगा इसको, आपको अपने खुद पता चला जाएगा कि कैसे रिजल्टेंट जीरो आ जाता है जो, ठीक है ना।
तो हम ये प्रॉपर्टी आपको लिखवा रहे हैं कि इफ़ n कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में रहना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग प्लेन में, तो इफ़ n कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सिर्फ अंतर क्या रहना चाहिए कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अरेंज्ड at equal angles, are arranged at equal angles of separation, then their resultant is always zero, always zero। ठीक है, अगर n कोप्लेनर वेक्टर्स हो इक्वल मैग्नीट्यूड का, अरेंज रहेगा इक्वल एंगल्स पर, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए आप। देखिए, अगर एक एग्जांपल लेकर के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये दो वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, और एक और वेक्टर है इधर की ओर और इधर की ओर। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इधर की ओर होगा। तो ये दोनों क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा, बताइए। कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा। अपोजिट में एक इधर वेक्टर है, एक इधर वेक्टर है। मान लीजिए ये कितना है, 3 है, और ये भी कितना है, 3 है रिजल्टेंट, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो देखिए इसमें ये है, ये दोनों का किधर हो जाएगा, इधर, और ये दोनों का किधर हो जाएगा, इधर, कैंसिल कर दिया। इसका किधर हो जाएगा, इधर, ये दोनों का, और इस दोनों का किधर हो जाएगा, इधर, कैंसिल कर देगा। इसका देखिए इधर हो जाएगा और ये किधर हो जाएगा, इधर। सब एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, बशर्ते क्या है कि इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा, इक्वल एंगल्स पे रहेगा। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं आप, इक्वल एंगल्स है दोनों, इक्वल एंगल्स, इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। बस इतना ही बताना चाह रहे थे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पे, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए, नोट हो गया, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पे। चलिए अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें देखिए एक ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। इस तरीके से रहता था तो हम लोग क्या करते थे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को निकालना है, तो एक ए वेक्टर लेना होगा और एक माइनस में लेना होगा। तो इस तरीके से कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एक ए वेक्टर और क्या दिया रहेगा, बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना होता है 180,
तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होता था वो इधर होता था अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात करेंगे तो, लेकिन अगर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर की बात करेंगे तो किधर हो जाएगा इधर की ओर रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो उसके बीच से ही रिजल्टेंट होगा ना, उसका रिजल्टेंट क्या होगा उसके बीच से ही होगा। तो ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट इधर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इधर की ओर हो जाएगा। अब बताइए इसको मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, और आर वेक्टर ये है, तो आर वेक्टर को क्या मानते हैं हम लोग, यहाँ पे मानेंगे ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया, दोनों एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू द ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है ना। तो अब बताइए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बताइए आर वेक्टर का पहले फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता था एडिशन के लिए, बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इतना समझ में आया। ए की जगह पे क्या लेंगे, है ना, इसको क्या करिए आपके एडिशन की तरह ही सॉल्व करके देखिए। आर वेक्टर इज इक्वल टू द ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई पर करने पर माइनस ही आएगा। तो हम ए को मान रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या मान रहे हैं माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्या कर रहे हैं माइनस ऑफ बी वेक्टर बोल रहे हैं, किसको बी को क्या मान रहा है माइनस ऑफ बी मान रहे हैं। और इसको हम लोग एडिशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एडिशन का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस बी की जगह क्या ले लेना है माइनस बी ले लेना है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसके बारे में बताइए। पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया हुआ है तो ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही आएगा। तो अब इसमें पुट कर दीजिए ए की जगह पे ए स्क्वायर और बी की जगह पे माइनस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2a हो जाएगा कितना a, और क्या हो जाएगा माइनस ऑफ b कॉस थीटा। तो फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, r लिख सकते हैं, r वेक्टर के मॉड लगा के भी लिख सकते हैं और सिंपल r भी लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा फॉर्मूला हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बनाइए जल्दी। और पिछले लेक्चर में आपको हमने tan निकालने भी बता ही दिया था, tan अल्फा निकालना है। तो जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको नहीं लेना है। अल्फा किसके साथ बना रहा है ए वेक्टर के साथ, मतलब ऊपर क्या लेंगे हम लोग बी साइन थीटा बी कॉस थीटा बाई साइड में इसको रख देंगे ए को, और इसी के साथ कॉस थीटा जिसके साथ गया उसी के साथ क्या जाएगा साइन थीटा। tan अल्फा बराबर बी कॉस थीटा बाई ए प्लस बी साइन थीटा होगा ना, सॉरी बी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए tan बीटा निकालना होगा। ठीक है ना, अब क्या करना होगा tan बीटा मतलब कि बाई से जो बना रहा है बी वेक्टर से जो बना रहा है उसको निकालना है। ठीक है, ये अल्फा किसके साथ बना रहा है एंगल जो अल्फा बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है ना, अल्फा बना रहा है वो किसके साथ ए वेक्टर के साथ। तो जिसके साथ बना रहा है उसको ना लेकर के दूसरा जो वेक्टर रहेगा उसको लेंगे। अब ये tan बीटा जो बीटा है वो एंगल किसके साथ बना रहा है बी वेक्टर के साथ बना रहा है ना, या बोलिए उसको रिजल्टेंट जो वो बाई एक्सिस के बना रहा है। ठीक है, तो tan बीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर ये बी वेक्टर के साथ बना रहा है बीटा तो लेना क्या है यहाँ पर ए लेना है, क्या लेना ए लेना है ना, उसके अपोजिट वाला लेना है ना, और बी को अलग रख करके ए के साथ ही कॉस थीटा ले लेंगे। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है पिछले क्लासों में। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया, डिटेल में बता दिया है। ठीक है ना, कि कैसे जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको छोड़ करके लेना है बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल बना है उसको इधर अलग में जो लिखा हुआ है उसके साथ लिख देंगे। ये सब बताया हुआ है लेक्चर 2 में, तो आप जा करके पहले देखिए, उसके बाद बातचीत करिएगा कि कैसा है नहीं है, जो सर समझाए नहीं आगे बढ़ गए। tan बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए बीटा जो है वो बी वेक्टर के साथ बनेगा तो ए वाला लेना है, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, और बगल में बी लिख देना है। ठीक है,
तो एक बार जाइए पहले लेक्चर नंबर 2 को देखिए, वहाँ बताया हुआ है। तो कुछ प्रॉपर्टी है उसको लिख लीजिए, जैसे मैंने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में लिखवाया था उसी तरीके से कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या हो जाएगा? कॉम्यूटेटिव लॉ। बताइए कॉम्यूटेटिव लॉ बताया था, कॉम्यूटेटिव लॉ आपको बताया था, याद करिए क्या कि अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रहेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रहेगा तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं होगा, पर एडिशन में होगा। एडिशन जब करते हैं वेक्टर एडिशन तो उसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू द बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर सकते हैं, पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू द बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया फर्स्ट। अब दूसरा, एसोसिएटिव लॉ भी ये फॉलो नहीं करता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करता, जैसे कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर जो कि इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है ना? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर, ये क्या होगा? इसके बराबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है? और अगर देखिए तीसरा हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिएगा बस, जब चेंज इन वेक्टर निकालना होता है, चेंज इन वेक्टर निकालना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? जब चेंज इन वेक्टर लगाना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? है ना, यही लगाते हैं सब्ट्रैक्शन वेक्टर। जैसे कि अगर आपको निकालना होता है वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज निकालना तो क्या करते हैं? v2 माइनस v1। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज निकालना रहता है तो क्या करते हैं? s2 माइनस s1। क्या करते हैं? s2 माइनस एक्सेलरेशन में निकालना होता है तो क्या करते हैं? a2 माइनस a1। ठीक है ना? इस तरीके से चेंज इन वेक्टर के लिए कौन सा यूज करते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है? इसके बारे में मैंने बात कर लिया है लेक्चर नंबर 2 में ही कि कैसे होगा ये, और ये दोनों जो है वो उसमें भी बात किया था एडिशन ऑफ टू वेक्टर में भी, कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर में कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, पर सब्ट्रैक्शन वेक्टर में कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। कोई मतलब नहीं है इसका, बस दिया हुआ है बुक में सिलेबस में तो बताना पड़ेगा ही, है ना। लेकिन मेन जरूरी कौन है? ये मेन जरूरी कौन है? ये। ठीक है ना? ये है और ये है और ये है। ठीक है? ये सब तो आगे बात करेंगे ही काइनेमेटिक्स में। चलिए इसको नोट करिए, 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास। अब आएंगे क्वेश्चन पर हम। ठीक है ना? बीस सेकेंड का टाइम है आपको। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है ए, पहले तो मैग्नीट्यूड सेम है,
सिंपल क्वेश्चन है, पहले उसको कर लेते हैं फिर आगे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, आर वेक्टर निकालना है, ठीक है ना, या इसी को क्या बोलेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालना है। तो दोनों में से कोई निकालिए, वही आ जाएगा, ठीक है। और थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, निकालिए जल्दी से निकाल के बताइए, फिर बताते हैं आपको हम। फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एडिशन के लिए निकालना होता है तो आर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था कि नहीं होता था। मैग्नीट्यूड सेम है, या तो ए को ए मान लो, बी को भी ए मान लो, या बी को और ए को बी मान लो, या ए और बी को ए मान लो, कुछ भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी मान रहे हैं, क्योंकि ए इज इक्वल टू द बी है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, सेम। इतना समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर क्या बोले अभी हम, बी स्क्वायर होगा 2 गो, तो 2b स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी ए को क्या मान लेना, बी, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर कॉस थीटा। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद 2b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। 2b स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा बच जाएगा। मेन मुद्दा यहाँ पर है, बताइए 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। बताया था मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था, बताइए क्या होगा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। 1 प्लस कॉस थीटा का बताइए जल्दी, कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा मेरे लिखने से पहले, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बताइए कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4b स्क्वायर नहीं 2b स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज़ तो देना भूल गए हम लोग, क्या, अंडर रूट भी होता था ना। तो एक चीज़ ऐसा करिएगा कि पिछले पेज में जाइए, जल्दी से पिछले पेज में जाइए, और उसमें देखिए मैंने जब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स लिखवाया है, ठीक है ना, वहाँ पे एक सुधार लीजिएगा कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स लिखवाया है उसमें मैंने अंडर रूट देना भूल गया हूँ या छोड़ दिया हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा, जो जहाँ पे लिखवाया है वहाँ पर ऊपर क्या दे देंगे, अंडर रूट का सिंबल दे देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स में ऊपर से ही देना चालू कर देंगे। चलिए हम फिर से लिखवा रहे हैं आपको, इसलिए गलती हो गया। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो क्या करते हैं, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पर एक बार अंडर रूट दे दीजिएगा। फिर अगला जो लाइन लिखवाया था वहाँ पे क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर लेना है प्लस 2a माइनस ऑफ बी कॉस थीटा, यहाँ पर भी अंडर रूट लेना है। आर वेक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी, मतलब कि -1 का स्क्वायर करते हैं, इवन में करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा, है ना। इतना पता है ना कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, 2 माइनस रहता तो प्लस हो जाता है, +1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। चलिए इसको वहाँ पर जाकर के सुधार लीजिएगा पिछला पेज में। अब आते हैं यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट जाता रहेगा सब में। अब देखिए 2 2 4 हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 2 4, अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो 2, बी स्क्वायर है बी बन जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है कॉस स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2b कॉस थीटा बाई 2। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बस थीटा पता है तो सिंपल इसी में पुट कर दीजिए थीटा का वैल्यू, और उसी में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल है तो कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना करने का
कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। अगर आपको a बराबर b दिया हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है तो, और एंगल बिटवीन द वेक्टर दिया हुआ है थीटा, कुछ दिया हुआ है 45, 35, 90, तो r वेक्टर या a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। इसको नोट कर लिया हुआ आपने, इसको तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा था लिख लीजिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू द 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू द 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए अब क्या करना है कि अगर सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन, बट इस बार क्या निकालना है ना, क्वेश्चन लिख भी देते हैं। a बराबर b दिया हुआ है, r वेक्टर जो है वो निकालना है आपको। यहाँ पर जो r वेक्टर है वो क्या है, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, कितना है, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर है, कितना है, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर आपको निकालना है। थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालिए, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, कुछ भी नहीं करना है, बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा का अंडर रूट लेकर के वो फॉर्मूला को लिख देना है। बनाइए जल्दी इसको। नोट करिए जल्दी से, बनाइए बनाइए जल्दी। कितना आंसर आया बताइए। सब कुछ हमें को सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा आप। यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर है तो सब्ट्रैक्शन वाला लगाएंगे। बताइए, बी स्क्वायर ही मान लेते हैं सबको, ठीक है। सिंपल सॉल्व करते रहिए, कुछ है नहीं जान इसमें क्वेश्चन में, जो हम आपको बताए थे बार बार। बताइए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होता था ना। 2 to 4 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, लेकिन अंडर रूट में है, बाहर निकलेगा तो 2 बच जाएगा सिर्फ। बी स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर निकलेगा, बी बच जाएगा सिर्फ। इतना तो आता ही होगा जी गधा कहीं के। साइन स्क्वायर है तो साइन खाली हो जाएगा और थीटा बाई 2 रहेगा, अंडर रूट भी हट जाएगा। तो आर, जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ होगा, तो 2b साइन थीटा 2/2 में थीटा और बी को जगह पुट कर देना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछे तो 2b cos थीटा/2 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर आगे और क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी जल्दी नोट करिए।
आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखिए टू फोर्सेस ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स 3 Newton and 4 Newton respectively are acting on a body calculate the resultant force if the angle between them is अगर एंगल बिटवीन देम इज क्या होगा तो करना है 0 डिग्री होगा तब, 90 डिग्री होगा तब, 180 डिग्री होगा तब। आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा के पुट कर दीजिए उस पर और निकाल लीजिए। थीटा की जगह बस एक बार 0 रख दीजिए, एक बार 90 और एक बार 180 लिख करके सॉल्व करिए जल्दी से। ठीक है, और ऐसे भी ट्रिक बताया था आपको कि 0 डिग्री रहेगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, सिंपल। अगर इक्वल रहेगा तो, है ना, नहीं इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं भी रहेगा, ठीक है, और आर का वैल्यू 0 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा उसका रिजल्टेंट, वो बताइए। 90 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, और 180 रहेगा तो क्या हो जाएगा। बताया हुआ है लेक्चर नंबर 2 में, नहीं देखा है तो मेरा गलती नहीं, हम सीधे ट्रिक से ही बताएंगे, क्योंकि बार बार उतना हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं। जो एक बार बता दिया गया है उसी को बार बार बताने से क्या होगा, लेक्चर लंबा होगा सिर्फ, और कुछ नहीं। सिंपल बताइए, ट्रिक बता रहे हैं। अगर 0 डिग्री रहेगा तो बताइए क्या था ट्रिक, R = a + b, R = a² + b² का √ थीटा 180 रहेगा तो क्या हो जाएगा a - b, बस यही था। अब जल्दी से बनाइए, बताइए हमको। ठीक है, चलिए बताइए कितना आंसर आएगा। एक बॉडी है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन लग रहा है, दोनों पैरेलल है, थीटा 0 डिग्री होगा। आर बराबर a + b कितना हो जाएगा 3 न्यूटन + 4 न्यूटन 7 न्यूटन। इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 7 न्यूटन। इसका बताइए, ठीक है, 90 डिग्री है कहने का मतलब तो कितना हो जाएगा, अगर a वेक्टर इसको 3 है तो ये क्या हो जाएगा 4 होगा, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, R = 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, R = 5 न्यूटन। 180 डिग्री होगा, एक इधर लगेगा तो एक इधर लगेगा, इधर लगेगा, दोनों का एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। R बराबर बड़ा माइनस छोटा हमेशा याद रखिएगा, लार्जर माइनस स्मॉलर लेते हैं। 4 न्यूटन - 3 न्यूटन कितना हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बताया हुआ है ये सब, ठीक है ना।
अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा भी निकाल लीजिए, ठीक है। इसको 4 मान लो और इसको 3 मान लो ताकि एंगल निकालने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, दोनों का इधर आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। यहाँ पर बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, tan अल्फ़ा वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, ठीक है। ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ये क्या है 4 न्यूटन है और ये क्या है 3 न्यूटन है। बताइए अगर एंगल इससे ले रहे हैं, अल्फ़ा इसको मान रहे हैं, तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ठीक है। tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा बताइएगा। क्या करते हैं, जिधर से एंगल बना रहा है उसको नहीं लेते हैं, इधर की ओर लेते हैं, तो 3 sin थीटा बाई 4 प्लस 3 cos थीटा, यही करते थे, याद आया, यही करते थे कि नहीं करते थे। थीटा बस 90 डिग्री लेके पुट करिए, tan अल्फ़ा 90 डिग्री sin 90 कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा 3/4 प्लस cos 90 कितना होता है 0, 3/4, tan अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा 3/4। और बताइए tan अल्फ़ा 3/4 तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा 37 डिग्री। ये सब बताया हुआ है, हम नहीं बताएंगे बार बार कितना को tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, जब 3/4 रहेगा तो 37 डिग्री होगा, सब पता है। बस एक चीज़ बोल रही याद रखिएगा, sin 37 3/5, तो sin 37 3/5 तो cos 53 भी 3/5 और sin 53 कितना हो जाएगा 4/5, तो cos 37 भी क्या हो जाएगा 4/5, उल्टा हो जाएगा। सब बताया हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 या 5 में, ठीक है ना, देख लीजिएगा जा करके, ध्यान नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ सीरियल वाइज में ही पढ़ना है। और tan बीटा अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, tan बीटा निकालना है तो इधर से लेंगे बीटा, तो क्या बोले थे जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको नहीं लेकर के किसको लेंगे, जिधर एंगल नहीं बना रहा, तो 4 sin थीटा बाई 4 cos थीटा, बस जिसके साथ एंगल बना उधर 3 लिख देंगे। 90 पता है 4 होगा बाई 3 प्लस 0 होगा, कितना हो जाएगा 4/3। बताइए tan बीटा इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा 4/3, tan बीटा इज इक्वल टू द 4/3, तो बीटा कितना हो जाएगा बताइए 4/3, मतलब कि 37 3/5 हो जाएगा, cos 37 कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू द tan बीटा 4/3, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा cos पाई tan अल्फ़ा निकालना है, sin 50 डिग्री, बीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है ना। और ऐसे भी पता चल रहा है कि एक 37 है तो टोटल कितना है 90 डिग्री है, तो अल्फ़ा ये है तो 90 माइनस अल्फ़ा कौन हो जाएगा बीटा, बीटा क्या हो जाएगा, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, अगर आप एक निकाल लिए तो दूसरा दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। बीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा पता चल गया 37 डिग्री, तो बीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक निकल गया तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगर हो गया है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर्स having
टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ equal magnitude of 5 units, equal magnitude of 5 units having an angle of 60 degree between them, 60 degree between them. Find the magnitude of their resultant vector, magnitude of their resultant vector and its angle from the any of the vector, angle from वन ऑफ द वेक्टर। कोई भी वेक्टर से आपको एंगल निकालना है जिससे आपका मन करे, अल्फा निकालना तो अल्फा, बीटा निकालना तो बीटा। चलिए 30 सेकेंड, 40 सेकेंड नहीं 50 सेकेंड का टाइम दे रहा है आपको, निकालिए जल्दी से। जल्दी जल्दी बनाइए। बन गया? कमेंट में जरूर आंसर बताइए कितना होगा जो। जल्दी 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 जल्दी, कुछ भी नहीं करना है, बस r इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के अंडर रूट वाला फार्मूला निकाल करके क्या निकाल लेना है, रिजल्टेंट निकाल लेना है। उसके बाद अल्फ़ा या बीटा निकाल लेना है। फिगर बनाइए ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, दो वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड का, ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। क्या बोल रहा है कि एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। 5 ये भी है और 5 ये भी है। इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कहीं यहीं पे आएगा, या तो ये निकाल दीजिए अल्फ़ा या तो ये निकाल दीजिए बीटा, ठीक है। या तो अल्फ़ा या बीटा में से कोई एक निकाल दीजिए और एक क्या निकाल दीजिए, ये आर वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना कितना ईजी है बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। ए और बी दोनों सेम है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। 25 प्लस 50 कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2 का अंडर रूट हो जाएगा। 50 प्लस 25 2 से 50 जाएगा 75 आ जाएगा, कितना जाएगा 5√3, कितना जाएगा 5√3, कितना जाएगा 5√3 यूनिट, कितना जाएगा 5√3 यूनिट हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर निकल गया तो tan अल्फा अब ईजी हो गया निकालना। अल्फा निकालना है, ध्यान से देखिएगा, हम दोनों निकाल देते हैं, आपको जो मन है वो निकाल लीजिएगा। tan अल्फा निकालना है तो अल्फ़ा जो एंगल किसके साथ बन रहा है, ये वाला 5 के साथ, तो ये वाला 5 लेना है, ठीक है। इसको अगर मान लीजिए ए वेक्टर मान रहे हैं तो इसको क्या मानेंगे बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर के साथ 5 वाला बन रहा तो हम बी वेक्टर वाला 5 लेंगे, ठीक है। 5 साइन थीटा बाई ये वाला 5 को यहाँ लिख देंगे प्लस 5 कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला 5 कौन सा है, ये वाला 5 है, ठीक है ना। सब बताया हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया, देख लीजिएगा आप। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 साइन थीटा कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 5 प्लस 5 कॉस 60 डिग्री, साइन 60 √3/2, 5 प्लस कॉस 60 कितना जाएगा 1/2,
कितना हो गया आंसर बताइए? 5/2, 10/5, 15/2 हो जाएगा, है ना। भिन्न का जोड़ निकालने आता है, 5 × 1 5/2, तो 5√3 जानते हैं, कुछ बकलोल भी है इसलिए इतना कर देते हैं, ठीक है। अब भिन्न का जोड़ कर लोगे, 5 + 5/2 कितना हो जाएगा? 10 × 15/2 हो जाएगा, ठीक है। भिन्न का जोड़ निकालने आता ही है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5√3/15 हो जाएगा। 5 से 15 3 बार में, और √3 है, और 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × 3 बताया ही है, ठीक है। और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि √3 × √3 होता है। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 × 5/15 से √3 क्या हो जाएगा? 3। अब √3 √3 × √3 लिख सकते हैं, एक √3 से एक √3 कैंसिल, 1/√3 आंसर। तो अल्फा कितना आ जाएगा? tan α = 1/√3। सही भी निकाले, गलत भी है, सही है, ठीक है ना। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? तो बताइए, अगर tan अल्फा 1/√3 है तो अल्फा कितना हो जाएगा? tan 1/√3, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? tan 1/√3। tan 1 कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा अल्फा। और अल्फा निकल गया तो बीटा भी निकाल सकते हैं। बीटा क्या हो जाएगा? 90 - अल्फा। कितना हो जाएगा? बीटा कितना हो जाएगा? 90 - अल्फा, ठीक है। बीटा कितना हो जाएगा? 90 - अल्फा। बस 90 - अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 90 - अल्फा हो जाएगा, बीटा = चलिए नोट करिए। जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, a vector and b vector makes angle of 20 degree and 110 degree respectively.
ठीक है ना। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली विथ द एक्स एक्सिस, विथ द एक्स एक्सिस, with the x-axis. The magnitudes of this vector are 5 meter and 12 meter respectively. अब बताइए फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, बनाने का कोशिश करिए। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको, ठीक है, हिंट दे देते हैं आपको। एक वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर मेक्स एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इसको क्या मान लेते हैं? एक्स एक्सिस क्या मान लेते हैं? इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ए वेक्टर मेक्स एंगल ऑफ 20 डिग्री, यहाँ से क्या बना रही है? 20 डिग्री ए वेक्टर। और बी वेक्टर क्या बोल रहा है? मेक्स एंगल 110 डिग्री। ये मान करके चल रहे हैं 110 तो इधर ही होगा ना जी, 110 90 इधर, तो ऐसे होगा कुछ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 110 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा है? बी वेक्टर। और ए वेक्टर जो है वो कितना है? 5 मीटर है, और ये कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। चलिए इतना बता दिए, अब रिजल्टेंट बताइए। बताइए रिजल्टेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट किधर की ओर होगा? पहले ये बताइए, बीच में होगा कहीं? कहीं क्या होगा? बीच में होगा इसके। चलिए इतना हिंट दे दिए हैं, अब आपको बनाना है। सबसे पहले रिजल्टेंट निकाल लीजिए, उसके बाद tan अल्फा निकाल लीजिए, हो गया काम खत्म। रिजल्टेंट निकाल लीजिए, उसके बाद अल्फा निकाल लीजिए। चलिए बनाने का कोशिश करिए, फिर आगे बता रहे हैं। बनाने का कोशिश करिए, फिर आगे बताते हैं। और क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू बताओ? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस थीटा। कॉस कितना है? थीटा कितना है? एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना है। आप खुद समझदार हैं, निकाल सकते हैं। अगर ये 20 डिग्री है और टोटल 110 डिग्री है तो बताइए दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? अरे टोटल हो जाएगा 110 डिग्री। टोटल कितना है? 110 डिग्री। तो इधर वाला जो है वो 20 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होता है? एंगल बिटवीन द वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो इसका एंगल क्या होगा? यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो 25 प्लस 144 प्लस 2ab 120 कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा कितना दिया हुआ? 90 डिग्री।
कॉस 90 कितना होता है बता दीजिए जल्दी से। 0 कितना हो जाएगा, तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा 0, तो बच जाएगा कितना 169। 169 का कितना होता है √13 है ना। जब मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स का लॉग का कॉन्सेप्ट बताया था तब आपको बताया था √ के लिए 30 तक लिखवाया भी था बेसिक मैथमेटिक्स में। तो r कितना हो गया हमारा 13 हो गया, ठीक है। अब अल्फा निकाल करके बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए tan अल्फा क्या हो जाएगा बताइए, tan अल्फा और बीटा निकालना है ना। ठीक है, तो कौन सा कलर से दें। ए वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट बनाता था उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा ऊपर करके लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं अल्फा और इसको क्या बोलते हैं बीटा। याद आया, ए वेक्टर के साथ जो आर वेक्टर के साथ जो ए वेक्टर बना रहा है उसको अल्फा बोल रहे हैं। तो हम आपको tan अल्फा निकाल करके बता रहे हैं, ठीक है ना। बताइए tan अल्फा क्या हो जाएगा, जिसके साथ, ध्यान से सुनिएगा एक बार तब आखिर आपको समझ में आ जाए, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको ऊपर नहीं लेना है, लेना किसके साथ है, जिसके साथ नहीं बन रहा है। तो ये अल्फा जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है, तो ए वेक्टर के साथ। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ऊपर नहीं लिखना है, जिसके साथ नहीं बना रहा है उसको लेना है। तो इसके साथ नहीं बना रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर 12 sin थीटा, जिसके साथ बना रहा है उसको इधर से 5 इधर लिख देंगे और 12 जिसके साथ sin थीटा लिखेंगे उसी के साथ क्या लिखेंगे cos थीटा। आशा करते हैं आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। थीटा 90 डिग्री है, sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है। 12/5 जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अल्फ़ा जो है वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। तो बना लीजिएगा अल्फ़ा = द tan इनवर्स 12/5। पूछेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो, अगर ये पूछ दिया क्वेश्चन में 5 मीटर फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अगर पूछ दिया कि रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो क्या बताइएगा। जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा प्लस 20 डिग्री। कितना बना रहा है, अल्फा, ये वाला अल्फा प्लस 20 डिग्री, और ये क्या है एक्स एक्सिस है, तो ये भी लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन और है ना, 5 से 6 क्वेश्चन और है, उसके 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बनाइए, थोड़ा छोटा छोटा है अगली बार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार क्या करेंगे कि, नहीं इस बार नहीं अगले बार से। फिगर शोज अ पैरेललोग्राम, फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ABCD
एक फिगर दिया हुआ है ABCD, पैरेललोग्राम है AB और CD, ठीक है ना, AB और CD, और प्रूव दैट AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू द 2BC वेक्टर। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड वगैरह में। AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू द 2BC वेक्टर, प्रूफ करिए। ठीक है, AB वेक्टर है तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर हो जाएगा AC वेक्टर, और CD वेक्टर हो जाएगा ठीक है, इस तरीके से। अब बताइए सबसे पहला क्या लिख सकते हैं, बताइए सबसे पहले क्या लिख सकते हैं। AC वेक्टर को लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, सिंपल सा है, प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। BD वेक्टर को लिखना है, क्या जाएगा, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर लिख सकते हैं, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर को लिख सकते हैं। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर हो जाएगा, AC वेक्टर हो जाएगा ना जी, ये क्या हो जाएगा AC वेक्टर, ठीक है ना। तो इसका इधर भी होगा और एक इधर भी होगा, दो आएगा, तो AC वेक्टर इधर की ओर है तो क्या हो जाएगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर हो जाएगा। है ना, AC AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब BD वेक्टर भी देख सकते हैं, BD वेक्टर क्या हो जाएगा, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर भी हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, नौटंकी ना करिए। इतना आसानी से इतना चीज़ बता चुके हैं, अभी तक पता ही नहीं कि अगर AC वेक्टर लिखना है तो क्या करेंगे, AC वेक्टर लिखना तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर करेंगे, और BD वेक्टर क्या हो जाएगा, BD वेक्टर क्या हो जाएगा, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB वेक्टर प्लस 2BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। CD वेक्टर माइनस ऑफ AB वेक्टर, ठीक है ना। तो CD वेक्टर क्या है, अब इसको इस तरीके से फॉर्म में लाने के लिए कुछ दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो CD वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ AB वेक्टर लिख सकते हैं CD वेक्टर को, ठीक है ना, ताकि इसको क्या करें, हम दोनों को एक में लाने का कोशिश करिए। 2BC है, AC है, BD है, इसको जैसे जैसे रहने देंगे, 2BC भी है, तो अब ये दोनों को कैंसिल करना है, तो दिमाग लगाइए, ये क्या है, इधर है और ये इधर एंटी पैरेलल है, या बोलिए कि क्या है, एंटी पैरेलल है। देखिए एक इधर वेक्टर है और ये क्या है, इधर वेक्टर है। तो AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू द AB वेक्टर प्लस 2BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर के जगह क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ AB वेक्टर। बताइए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू द 2BC वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, इजी सा क्वेश्चन है, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। दिमाग बस ये लगाना था कि CD वेक्टर A माइनस AB वेक्टर होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, AB और CD को यहाँ से निकालना है, क्योंकि ये तीनों आ चुका है। 9th क्लास में प्रूफ करते थे तो पता चलता था ना, जिसको हटाना होता था कुछ दिमाग लगा करके उसको कैंसिल कर लेते थे, है कि नहीं।
प्रूफ वगैरह किया होगा आपने मैथ के बुक में। वादा किया हंसाने का मुझको रुला गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, टू फोर्सेस each numerically equal to 10 dynes, each numerically equal to 10 dynes are acting as shown in the figure. Then find a resultant of two vectors. बस रिजल्टेंट निकाल दीजिए। फाइंड a resultant of two vectors। चलिए जल्दी से करिए। ये देखिए फिगर तो आपको दिया ही नहीं, कहाँ से बना लीजिएगा। एक मिनट फिगर दे देते हैं आपको, है ना। इस तरीके से फिगर है, एज शोन इन द फिगर दिया है ना, तो एज शोन इन द फिगर 60 डिग्री दिया हुआ। अब निकालिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ये क्या है, दोनों 10 डाइन से दिया हुआ है। अब बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, याद करिए थीटा क्या होता था वो लिखना है। देखिए थीटा को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये थीटा नहीं है, थीटा के लिए या तो हेड टू हेड होना चाहिए या तो टेल टू टेल, सब बताया हुआ है। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हेड टू हेड हो गया, ये 60 है, टोटल 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। थीटा पता चल गया, ये पता है ही दोनों का मैग्नीट्यूड। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 कॉस 120 डिग्री। चलिए आप तो सॉल्व करिए जी, सब कुछ अब दिया हुआ है, बस सॉल्व करके जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिए मेरे बनाने से पहले। जल्दी करिए, बताइए जल्दी 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 कमेंट में। कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, -1/2, सब बताया हुआ है कैसे आएगा -1/2। जो पीछे के लेक्चर पढ़ के आइएगा नहीं, एकाएक आ जाइएगा तो हम कहाँ से आपको बता पाएंगे सब कुछ। तब तो पता चला कि हम इधर ही रह गए, सब कुछ बाकी का चैप्टर छूटता चला गया। 200 2 से 200 में जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 माइनस ऑफ 100 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। आंसर 10 डाइन में है ना, तो 10 डाइन्स हो जाएगा। ठीक है, तो आर निकल गया कि नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं था कुछ इसमें, बस थीटा को पता लगाना था। एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होता है, या तो हेड टू हेड होता है या तो टेल टू टेल, बाकी नहीं होगा।
थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स the magnitude of pairs of displacement vectors are given, which pairs of displacement vector, चार ऑप्शन दिया हुआ है, which pairs of displacement vector, which pairs of displacement vectors cannot be added to give a resultant vector of magnitude। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे। ऑप्शन देखिए क्या है, 4 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। थर्ड है 1 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। फोर्थ है, मेरे ऑप्शन भी लिखने से पहले आप बता दीजिए। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा, कमेंट में लिखिए मेरे लिखने से पहले। बस एक कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वेश्चन बन गया। क्या बताया था मैं कि रिजल्टेंट क्या हो सकता है, या तो a माइनस बी से बड़ा या बराबर इसके रहेगा, r जो है वो, या दूसरा क्या हो सकता है a प्लस बी से छोटा या इसके बराबर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बताया था कि नहीं बताया था पिछले लेक्चर में, याद करिए। बस अब तो बना दो, अब तो बना दीजिए भाई साहब, अब तो बना दीजिए। a माइनस बी मतलब कि 4 माइनस मतलब 16 माइनस 4 12, इसका लिख रहा है, ठीक है ना। 16 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और 16 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो 12 और 20 13 के बीच, 13 आ गया, इसके बीच में ही रिजल्टेंट है, तो हो जाएगा, ये सही है। लेकिन पूछ रहा क्या, कैन नॉट बी एडेड, कौन सा सही नहीं होगा। तो 20 माइनस 7 13 और 20 प्लस 7 27, ये भी आ जाएगा। 13 आ रहा है, या तो बीच में आना चाहिए, वही नंबर आना चाहिए। 15 माइनस 1 14, 15 प्लस 1 16, ये नहीं आएगा। 14 से 16 के बीच में देखिए 13 आ रहा है, नहीं। नेक्स्ट पहले देख लेते हैं एक ऑप्शन, 8 में से 6 गया 2, और 8 6 कितना हो गया 14, 2 और 14 के बीच में भी 13 आ रहा है, तो आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। समझ में आया। जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, a माइनस बी के या तो बड़ा होगा या तो इससे बराबर होगा, और r जो है वो क्या होगा, इससे छोटा होगा, नहीं तो a प्लस बी के बराबर होगा। रिजल्टेंट हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए ही ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नीचे धड़ल्ले से गर्मा गर्म क्वेश्चन है, बस बना देना है। एक कैप, कैप मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। चलिए सबसे बड़ा हिंट दे दिया इस क्वेश्चन के लिए कि मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। कितना होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब,
आपसे जो करवाएंगे यहाँ से लेकर के 5 क्वेश्चन जो है वो बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन, एकदम झकास सा क्वेश्चन। यहाँ से जो 5 क्वेश्चन है बहुत झकास सा क्वेश्चन जी, गर्मा गर्म क्वेश्चन परोसा गया, बनाइए जल्दी से बना दीजिए। मैग्नीट्यूड जब कैप में दिया रहता है तो 1 होता है, बस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वेयर ए एंड बी इज इक्वल टू द 1 का स्क्वायर करेंगे, है ना। ए क्या है, ए कैप है तो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा जिसके आगे कैप लग गया उसका मैग्नीट्यूड 1। तो ठीक है, 2ab cos थीटा 1 इंटू 1 cos थीटा, एंगल ही तो निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, और बराबर क्या दे देंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 1 इंटू कॉस थीटा। याद आया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट हट जाएगा। याद आया कुछ, अगर अंडर रूट रहता उसको अगर स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट हट जाता है, तो इसमें भी अंडर रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू द 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1 माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा। अब बताइए ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 इधर है, 2 इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 2 कॉस थीटा को भी इधर ले आऊँ, 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और ये 2 है माइनस 2 उधर प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 में तो 0 हो जाएगा, तो 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू द 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू द 0, तो थीटा इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू द कॉस 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सिर्फ क्या किया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरीके से कैप आ गया मैग्नीट्यूड 1, कैप आ गया मैग्नीट्यूड 1, कैप आ गया मैग्नीट्यूड 1, कैप आ गया किसी के ऊपर कैप आ गया मैग्नीट्यूड 1, ए कैप मैग्नीट्यूड 1, बी कैप मैग्नीट्यूड 1, एक्स कैप मैग्नीट्यूड 1, है ना, पेंसिल कैप मैग्नीट्यूड 1, कुछ भी रह जाए कैप में आ गया मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। चलिए एक और गर्मा गर्म क्वेश्चन जल्दी से इसको नोट करके उतारिए। जल्दी से दोनों क्वेश्चन को नोट करिए। बात करते थे हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे हमेशा हमेशा, हम तो तुझसे मोहब्बत करते हैं हमेशा हमेशा। चलिए हो गया। ज्ञान गुण सागर जय कपीस हूँ लोक उजागर कुंडल गुंजित के संग हमारे विक्रम बजरंग निवार सुमत के संगे वरुण विराज सुवेशा कानन कुंडल गुंजित के संग हाथ में ध्वजा विराजे मोहन राज
तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। If two vectors act in opposite direction, then their resultant is then their resultant is 10 Newton. If they act mutually perpendicular, then their resultant is, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हो जाएगा इसमें। 50 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस। बताइए, मुझे तो नहीं लगता कि आपको बन जाएगा आपसे, और देखते हैं कमेंट में, अगर मेरे से पहले कोई लिख देता है तो समझेंगे कि हाँ। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब कि एक F1 है, दूसरा क्या है F2 है। तो कितना दिया हुआ है, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू द 10 न्यूटन। पहले क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू द कितना दिया हुआ 50 न्यूटन। बताइए इतना होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो इतना होता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 50 न्यूटन। अब एक चीज़ इससे देखिए, इससे इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सब क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन F1 इज इक्वल टू द लिख सकते हैं 10 प्लस F2। तो आ जाइए, इस अंडर रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 2500 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, या अंडर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। आप F1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 2500। बताइए A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 2500। बताइए F2 और F2 कितना हो जाएगा, 2F2 स्क्वायर प्लस 20F2 प्लस 100 इज इक्वल टू द 2500 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, इतना ध्यान से, फिर से एक बार हम बता देंगे, अगर बोलिएगा तो फिर से एक बार बता देंगे हम। ये बस मैग्नीट्यूड निकालना दोनों का, ठीक है ना। देखिए थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है, और दे एक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, और इसका रिजल्टेंट 50 न्यूटन दिया हुआ है, लिख दिए हैं। F1 का स्क्वायर अंडर रूट में उधर जाता है तो क्या हो जाता है, बराबर के उधर। अगर इधर गुना में रहता बराबर के उधर जाता, डिवाइड में इधर प्लस में रहता बराबर के उधर जाता माइनस में। अगर अंडर रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर में, ठीक है। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 आ जाएगा। 10 प्लस F2 का स्क्वायर, यहाँ पर A प्लस B के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लिया है हमने, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, या A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2F स्क्वायर प्लस 20F2, और ये 2500 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 0 हो जाएगा। अब 20, फिर इसको और कम करेंगे, ये सब 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो F2 स्क्वायर बच जाएगा, इसमें 10F2 बच जाएगा, इसमें 1200 बच जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई में था, कॉमन लेकर के आएगा तो 0 के उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा डिवाइड में। अब बताइए क्या करना है, 1200 को किस तरीके से तोड़े कि 10 में टूट जाए। अरे इसको 10 को इस तरीके से तोड़ना कि गुना करने पर ये आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाए। तो 40 और 30 लिख रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक मैथमेटिक्स में बताया गया है कि कैसे करना, एलसीएम लेकर के
तो बार बार हम गधा नहीं हैं कि हम बताएंगे, और आप तो हैं गधा। ठीक है, इतना 40, इसको F2 इसमें कॉमन ले लेंगे, F2 प्लस 40 माइनस 10, 40 माइनस 30 लेंगे तभी तो 10 आएगा। ठीक है, तो अब बताइए 1200 और 30 में क्या कॉमन है, 30 कॉमन है, 30 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, 40 गुने 30 लिख सकते हैं, 1200 को लिख सकते हैं 40 गुने 30, गुना करने पर ये आ जाए और जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए, तो 40 माइनस 30 करेंगे 10 आ गया, तो 30 कॉमन निकल गया, तो बच क्या गया 40 हो गया। अब बताइए F2 माइनस 30 एक जगह लिख देंगे, है ना, माइनस है माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, इतना पता है आपको, इतना नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा, नीट की तैयारी है ऐसी हो जाएगा। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू द, एक आ गया क्या 30 और एक क्या आ जाएगा F2 इज इक्वल टू द माइनस ऑफ 40। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस का, तो क्या हो जाएगा कि ठीक है ना, F2 30 लेंगे, वो माइनस में आ गया है तो 30 न्यूटन आ गया, तो F2 आ गया कितना 30 न्यूटन, तो F1 इज इक्वल टू द क्या होगा 10 प्लस F2, तो 10 प्लस 30 तो क्या हो जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, तो एक क्या आ जाएगा 30 और दूसरा क्या आ जाएगा 40, एक आ जाएगा 30 और दूसरा क्या आ जाएगा 40, एक क्या आ जाएगा 30 और दूसरा क्या आ जाएगा 40, F1 आ जाएगा 40 और F2 आ जाएगा 30। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, है ना, यहाँ पर ये थीटा बराबर 90 डिग्री से निकाल लेंगे, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद F2 बराबर 30 न्यूटन लेंगे, माइनस 40 क्या है माइनस में है, चलिए जल्दी करिए थोड़ा, 3 क्वेश्चन और हैं। कल होगा कौन सा लेक्चर चालू, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D एंड 3D, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक जगह शायद मैंने आपको क्या क्या था कि जब आपको समझा रहा था लेक्चर नंबर 2 में शुरुआती में कि कंपोनेंट जब टूटता है उसका, तो हम थीटा ले लिए थे, उसके जगह आप अल्फा ले सकते हैं, है ना। थीटा जो होता है वो क्या होता है, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर होता है। तो लेक्चर नंबर 2 में जब हम स्टार्ट कर रहे थे वहाँ पे थीटा की जगह अल्फा कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, थीटा की जगह अल्फा कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से, जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है, लेकिन आप कुछ भी मान सकते हैं, मानने में क्या है, बस लेकिन वेक्टर जब पढ़ते हैं तो थीटा को एंगल बिटवीन द वेक्टर मान लेना है। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर मैंने थीटा मान लिया है जो रिजल्टेंट से ए वेक्टर के बीच का एंगल बन रहा है वही, तो आप उसको थीटा की जगह अल्फा लिख सकते हैं या लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया है तो। अब इजी क्वेश्चन होगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन होगा। अभी तक जितना भी 2 लेक्चर में पढ़ा है वो सबका क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है ना,
चलिए इफ़ ब्रैकेट दे करके इफ़ फिर एक मोड लगाइएगा, ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू द √2, क्या है √2 है, देन कैलकुलेट ए कैप प्लस √3 बी कैप, ठीक है ना। बनाइए, बता दे। देखिए ए कैप मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं आगे दिया हुआ, 1 मान लेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, बी कैप मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ कुछ, -1 मान लेंगे क्योंकि माइनस लिखा हुआ आगे, -2ab cos थीटा करते थे ना, नहीं पहले तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो वही लेंगे, 1 इंटू -1 है ना, फॉर्मूला तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही होता है। और अगर आप सिर्फ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर वाला लगाना चाहते हैं तो माइनस को हटा दीजिए, क्योंकि मैंने माइनस पहले इंक्लूड करके फॉर्मूला बनाया था, याद करिएगा, है ना। एक बार समझा देते हैं आपको, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ले रहे हैं, तो आप ये वाला फार्मूला लीजिएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर का फार्मूला मैंने ये बताया था आपको। तो जब ये लीजिएगा तो b की जगह आपको क्या रखना है, 1 ही रखना है, -1 नहीं रखना, क्योंकि फार्मूला सब कुछ माइनस को साइन को इंक्लूड करने के बाद बनाया गया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो अभी हम फिलहाल के लिए ये वाला ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 1, तो r इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू द अंडर रूट में r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √2, ये अंडर रूट उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, r का जगह क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, ठीक है, ये अंडर रूट उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 - 2 है, ऐसे कैसे हो गया जी, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, ओ cos थीटा तो लिखा ही नहीं ना, 2ab cos थीटा, cos थीटा नहीं लिखा था, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। तो 2 - 2 cos थीटा, √2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, रूट का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 2, इधर अंडर रूट में उधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 2, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 0, है ना, 1 को इधर ले आएंगे, माइनस को उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो cos थीटा 1 - 1 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ तक हो गया। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो ए कैप प्लस √3 बी कैप, इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बताइए, ए की जगह मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं दिया, वो 1 मान लेंगे, बी की जगह मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो √3 मान लेंगे, और बी कैप का 1 होता है तो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3 ही होगा, ठीक है ना। बी कैप के आगे कुछ नहीं दिया हुआ रहता तो 1 मैग्नीट्यूड रहता, लेकिन दिया हुआ है तो लिखेंगे ही। कॉस थीटा कितना आया था, 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और cos 90 0 है तो क्या हो जाएगा, 0, 4 का अंडर रूट, r बराबर 2 न्यूटन आंसर, ठीक है। न्यूटन तो है ही नहीं, न्यूटन क्यों दे रहे हैं, यूनिट, ठीक है ना। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2 यूनिट, खत्म। r बराबर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए, 10 सेकंड का टाइम है, बस अब 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। आज क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना के बाद अगर कहीं से भी आप क्वेश्चन इस टॉपिक का बनाइएगा तो आपको बन जाएगा।
चलिए इफ ए वेक्टर is equal to the 3i cap plus 2j cap and b vector is equal to the 2i cap plus 3j cap minus of k cap, then find a unit vector। अब यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला आपको बताया था। then find a unit vector, find a unit vector along a vector minus of b vector। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताइए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, मतलब कैप वाला। तो आपको बताया था, याद करिए, एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि अगर ए कैप रहेगा, इसका फॉर्मूला लिखना है तो ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखते थे, याद आया। बी कैप रहेगा तो क्या लिखते थे, बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पूछ रहा है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल रहा है, तो सबसे पहले आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करके इसको कर लीजिए। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ k कैप। इसको सॉल्व करेंगे। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप, माइनस है ब्रैकेट हटेगा, सिंबल चेंज होते जाएगा, अंदर का साइन चेंज होता जाएगा। कितना आएगा, 3i कैप से 2i कैप जाएगा तो i कैप, 2j कैप माइनस ऑफ j कैप, i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस k कैप आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कैप है, कुछ भी नहीं आगे, मैग्नीट्यूड है तो 1, जे कैप है, मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं आगे 1, के कैप है, मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं 1। जब मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो बताए थे ना लेक्चर नंबर 1 में कि कैसे मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करके निकाला जाता है, सब कुछ बताया हुआ है, गधा कहीं के। √3 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड निकल गया और ये निकल गया, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का यूनिट कैप क्या हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप। यही बोल रहा ना, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, कैप वाला। ए कैप माइनस बी कैप कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बताइए, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्या आता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो लिख देते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, मैग्नीट्यूड कितना, √3। आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस यूनिट वेक्टर निकालना तो कैप वाला निकालना है, ये सब बताया हुआ है। कैप निकालना तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज √2, देन इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज √2, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ these unit vectors।
दिस यूनिट वेक्टर्स, है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बनाइए 2 यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया, ए कैप और बी कैप मान लेंगे। तो दिया हुआ क्या क्वेश्चन में कि ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू द √2 दिया हुआ है। तो पहले इसका निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू द √2। इधर क्या हो जाएगा, √1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा √2, √2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 0, थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अभी करवाया है पिछला क्वेश्चन में इतना। जब ये निकल जाएगा तो ए कैप माइनस बी कैप निकालना है हमको, ये क्या होगा। तो सिंपल से वही क्वेश्चन फिर से लगाएंगे, वही फार्मूला 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा का अंडर रूट हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू द क्या ले रहा है 90 डिग्री। तो 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आंसर, √2 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ए कैप माइनस बी कैप कितना हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू द √2 हो जाएगा। ए कैप माइनस बी कैप भी कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है ना। ए कैप प्लस बी कैप √2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ए कैप माइनस बी कैप कितना होगा, तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए एक बार, पहले नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और कल हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।